Now we will see drought prone area program. ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था 4th 5-year प्लान में। मतलब जो गवर्नमेंट जो 5-year प्लान्स चलाती है उसके 4th 5-year प्लान में ड्रॉट प्रोन एरिया को फोकस किया गया था। अब क्योंकि ड्रॉट हो रहा है, कोई एरिया है जहाँ पे बहुत ज़्यादा ड्रॉट होता है, तो वहाँ पे बेसिक प्रॉब्लम क्या होगी लोगों के सामने? बेसिक प्रॉब्लम होगी वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की। मतलब लोग अब जब कुछ है ही नहीं खाने के लिए या कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, वाटर अवेलेबल नहीं है, ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल नहीं है, एग्रीकल्चर के लिए नहीं है, सो वहाँ पे एक बेसिक प्रॉब्लम हो जाती है, वो होती है एम्प्लॉयमेंट को लेके। सो अब इस एरिया के अंदर में एक प्रोग्राम चलाया गया जिसका मेन फोकस वो था टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू क्रिएट प्रोडक्टिव एसेट्स। मतलब उस एरिया में लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करवाई जाए और जो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाने से जो प्रोडक्टिविटी होगी वो यूजलेस नहीं होनी चाहिए, वो उस एरिया की एक एसेट बन जाए, लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर। सो इंफ्रास्ट्रक्चर में लोगों को इन्वॉल्व किया गया। अब इंफ्रास्ट्रक्चर उस एरिया में डेवलप क्यों किया गया? क्योंकि एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो गया, प्लस लोगों को वहाँ पे ज़्यादा जो पॉपुलेशन थी या ज़्यादा जो लेबर थी उसमें इन्वॉल्व हो जाएगी। सो ज़्यादा पॉपुलेशन को भी उसमें एम्प्लॉयमेंट जो जनरेशन हो जाएगा। अब इसके साथ साथ में बहुत सारे अलग अलग चीज़ें इसमें जोड़ी गई। जैसे बाद में ये देखा गया कि एक लेबर इंटेंसिव वर्क है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन बाद में इसमें इरिगेशन प्रोजेक्ट हो गए, लैंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हो गए, एफॉरेस्टेशन प्रोजेक्ट्स हो गए, ग्रास लैंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हो गए, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर पे मेनली फोकस किया गया। सो ये जो कुछ एक चीज़ें थी जिन पे ज़्यादा इन्होंने फोकस किया था गवर्नमेंट ने, जिससे कि रूरल एरिया में लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाया जा सके। जैसे इलेक्ट्रिसिटी रूरल एरिया में, रोड कंस्ट्रक्शन, मार्केट और क्रेडिट, इस तरह की फैसिलिटीज़ जो थी रूरल एरिया में प्रोवाइड करवाई गई। क्योंकि रूरल एरिया में अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होंगे, एग्रीकल्चरल अगर डेवलपमेंट होगा, लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स चलेंगे, एफॉरेस्टेशन होगा, ग्रास लैंड डेवलपमेंट होंगे, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर अगर डेवलप होगा, सो अब क्या होगा? एक तो उस एरिया के लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिल गया और वो जो डेवलपमेंट हुआ उस पूरे एरिया में, वो उस पूरे एरिया का एक एसेट बन गया जिसको बाद में यूज़ किया जा सकता है। अब इसी के ऊपर में ही द नेशनल कमेटी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरिया ने ये देखा कि एग्रीकल्चर डेवलपमेंट और इससे जो रिलेटेड जो सेक्टर्स हैं उनमें ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है। मतलब उस एरिया में सपोज कीजिए ये एक एरिया है जो मेनली ड्रॉट वाला एरिया है, यहाँ पे ड्रॉट प्रोन एरिया आप इसको बोल सकते हो, यहाँ ड्रॉट होता है। सो जो नेशनल कमेटी ऑन डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरिया ने ये देखा कि इस एरिया में डेवलपमेंट हुआ है, वो ज़्यादातर जो डेवलपमेंट हुआ है वो एग्रीकल्चर पे मेनली फोकस किया गया है। एग्री प्लस इससे जो रिलेटेड जो सेक्टर्स है उनके ऊपर में ज़्यादा इनका डेवलपमेंट हुआ है। अब क्या हुआ? क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई, इन पर्टिकुलर ड्रॉट प्रोन एरिया में पॉपुलेशन ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई, तो पॉपुलेशन ने क्या किया? अब उनको फूड चाहिए। सो फूड के लिए वो लोग क्या करेंगे? जो मार्जिनल लैंड जो थी उस पे भी उन्होंने एग्रीकल्चर करना स्टार्ट कर दिया। तो अब क्या हुआ? उस पर्टिकुलर विलेज या पर्टिकुलर सिटी के आसपास की जो मार्जिनल लैंड थी, अब वो लैंड भी जो कि इकोलॉजिकल बैलेंस में अपना पॉजिटिव रोल प्ले करती थी, अब वो जो लैंड है वो भी यूज़ होना स्टार्ट होगी एग्रीकल्चर के लिए। सो इससे एक नई प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई सोसाइटी के सामने। और वो प्रॉब्लम कौन सी थी? वो थी इकोलॉजिकल इम्बैलेंस। इकोलॉजिकल प्रॉब्लम उस एरिया में स्टार्ट हो गई थी क्योंकि इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन हो गया था। सो इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन होने से क्या हुआ? अब वहाँ पे ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम्स लोगों को आने लगी। सो अब ये देखा गया कि अब उस पर्टिकुलर, अब ये जो ड्रॉट एरिया है, अब यहाँ पर लोगों को, वहाँ की जो पब्लिक है, पॉपुलेशन है, इसको एम्प्लॉयमेंट तो चाहिए। सो अब 5-year प्लान में अब ये प्लान जोड़ा गया या ये देखा गया कि अगर हम यहाँ पर अगर हम जॉब्स या एम्प्लॉयमेंट को अगर हम इंक्रीज कर देते हैं
तो लोग क्या होगा, ये जो इम्बैलेंस हो गया है, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस, इसको मैनेज किया जा सकता है, मैनेज किया जा सकता है। सो इसके लिए क्या किया गया कि बहुत सारी एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की गई ड्रॉट प्रोन एरिया के अंदर में, और एफर्ट्स लगाए गए टू रिस्टोरेशन ऑफ इकोलॉजिकल बैलेंस। जो इस एरिया में जो इकोलॉजिकल बैलेंस जो डिस्टर्ब हो गया था, उस इकोलॉजिकल बैलेंस को अगेन रिस्टोर करने का प्लान किया गया, जो कि इस एरिया के वाटर, इस एरिया की सॉइल और इस एरिया के जो प्लांट्स थे उनमें जो एक डिग्रेडेशन हो गया था, इसको वापस रिचार्ज करना या उसको वापस एक पॉजिटिव मैनर में उसको चेंज करना, उसके ऊपर में मेन फोकस किया गया था 5 ईयर प्लान के अंदर में। अब जो प्लानिंग कमीशन जो था, प्लानिंग कमीशन ने क्या किया कि इन 1967 प्लानिंग कमीशन ने कुछ वर्क किए। प्लानिंग कमीशन ने ये देखा, जो प्लानिंग कमीशन बाद में 2015 में नीति आयोग बन गया था। हमने लास्ट वीडियो में देखा था, इसी प्लानिंग कमीशन का नाम चेंज करके इसी को ही जो नीति आयोग बना दिया था। कब बनाया था? 2015 में जो नीति आयोग बन गया था, मतलब इसी का ही नेम चेंज होके या इसी से एक नई एंटिटी बन गई थी। सो इन 1967 में प्लानिंग कमीशन ने ऑल इंडिया में से 67 डिस्ट्रिक्ट्स फाइनल किए जो कि ड्रॉट प्रोन एरिया में आते थे। 67 डिस्ट्रिक्ट्स जो प्लानिंग कमीशन ने वो देखे थे, जहाँ जो ड्रॉट प्रोन एरिया में उन्होंने आइडेंटिफाई किए थे कि ये 67 डिस्ट्रिक्ट हैं जो ड्रॉट प्रोन एरिया की कैटेगरी में हम लोग रख रहे हैं। सो इन 1967 याद रखना इजी हो जाएगा, इन 1967 और 67 डिस्ट्रिक्ट्स, तो सेम डेटा है तो वो याद रह जाएगा। अब इनमें से किस किस को इसमें कैटेगरी में रखा गया, कौन कौन सा एरिया था जिसको कैटेगरी में रखा गया। सो ड्रॉट प्रोन एरिया में मेनली जो रखा गया वो रखा गया था, एक तो सेमी एरिड और एरिड एरिया जो थे, कहाँ के? राजस्थान के अलावा गुजरात के अलावा जो कुछ पार्ट जो लगता है वेस्टर्न मध्य प्रदेश। सो कुछ एक रखा गया वेस्टर्न मध्य प्रदेश का पार्ट भी इसी में ही ऐड किया गया ड्रॉट प्रोन एरिया के अंदर में भी। उसके अलावा मराठवाड़ा रखा गया, मराठवाड़ा रीजन जो है वो रखा गया। ये कहाँ का है? ये है महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्र का एरिया है, मराठवाड़ा रीजन जो था इसी कैटेगरी में रखा गया। उसके अलावा रायलसीमा एरिया रखा गया ड्रॉट प्रोन एरिया के अंदर में, और तेलंगाना जो था तेलंगाना प्लेट्यू को भी ड्रॉट प्रोन एरिया में रखा गया, जो कहाँ आता है? आंध्र प्रदेश में ये एरिया आ जाता है। उसके अलावा कर्नाटका प्लेट्यू को इसी कैटेगरी में रखा गया, और कर्नाटका और उसका जो इंटीरियर पार्ट जो था तमिलनाडु का, उस एरिया को रखा गया था। सो इंटीरियर पार्ट ऑफ तमिलनाडु, ये जो कुछ एक एरिया थे जिनमें से 67 डिस्ट्रिक्ट्स को फाइनल किया गया था या आइडेंटिफाई किया गया था किस चीज़ के लिए? ड्रॉट प्रोन डिस्ट्रिक्ट के लिए, ड्रॉट प्रोन एरिया के लिए। इसमें कौन कौन से रखे गए थे? सेमी एरिड और एरिड एरिया ऑफ राजस्थान, गुजरात, वेस्टर्न मध्य प्रदेश मतलब जो इन्हीं स्टेट्स के जो सराउंडिंग जो टच करने वाला एरिया है वही इस कैटेगरी में आ गया। मराठवाड़ा रीजन ऑफ महाराष्ट्र, रायलसीमा एंड तेलंगाना प्लेट्यू ऑफ आंध्र प्रदेश, कर्नाटका प्लेट्यू और सम पार्ट ऑफ तमिलनाडु को इसी कैटेगरी में रखा गया था। अब इस एरिया में ही, क्योंकि अब कंट्री ने जैसे जैसे डेवलपमेंट किया तो वहाँ पे इरिगेशन जो था वो थोड़ा सा सक्सेसफुल हो गया था, इरिगेशन और ज़्यादा डेवलप हो चुका था। किस एरिया में? पंजाब में। किस एरिया में? हरियाणा में। और किस एरिया में? नॉर्दर्न राजस्थान में। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो एरिया थे ये अब ड्रॉट प्रोन एरिया नहीं रहे, क्योंकि इन एरिया में अब इरिगेशन होना स्टार्ट हो गया था।
किस एरिया में? पंजाब का एरिया, हरियाणा का एरिया और नॉर्दर्न राजस्थान का एरिया। सो ये ड्रॉट प्रोन एरिया की कैटेगरी से बाहर निकल गए थे, या इस कैटेगरी में ये नहीं आते जस्ट बिकॉज ऑफ इरिगेशन। इरिगेशन के कारण जो था ये इस कैटेगरी में अब नहीं आते। अब आपके एनसीईआरटी बुक में एक केस स्टडी है जो हिमाचल प्रदेश एरिया में है। हिमाचल प्रदेश स्टेट के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है चंबा। चंबा डिस्ट्रिक्ट एरिया में 2 तहसील है, एक तो है होली और एक है भारमौर। होली और भारमौर ये 2 तहसील हैं। कहाँ पे? चंबा डिस्ट्रिक्ट, हिमाचल प्रदेश स्टेट के अंदर। अब इस एरिया में, मतलब इन 2 तहसील एरिया के अंदर में भारमौर ट्राइबल एरिया है। इस ट्राइबल एरिया में एक ट्राइबल कम्युनिटी रहती है जिसका नाम है गद्दी। अब ये जो ट्राइबल कम्युनिटी है, गद्दी ट्राइबल कम्युनिटी, ये इस एरिया में मतलब रहती है। अब 21 नवंबर 1975 को एक नोटिफाइड ट्राइबल एरिया इसको डिक्लेयर किया गया था। कब किया गया था? 21 नवंबर इन 1975 के अंदर में एक नोटिफाइड ट्राइबल एरिया इसको डिक्लेयर किया गया था, और यहाँ पे एक गद्दी कम्युनिटी जो है वो इस एरिया में रहती है। ये हिमालयन रीजन में इस गद्दी कम्युनिटी ने एक अलग ही इस एरिया की एक पहचान बना दी है, वो यहाँ की एक आइडेंटिटी बन गई है गद्दी कम्युनिटी। अब ये जो गद्दी कम्युनिटी है, ये लोग क्या करते हैं? ये पर्टिकुलर एक सीज़न में मूव करते हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस। मतलब ये एक माइग्रेंट टाइप के लोग हैं जो एक एरिया से दूसरे एरिया में ये लोग टाइम टू टाइम ये लोग ट्रांसफ़र होते रहते हैं। प्लस यहाँ पे इस एरिया की जो क्लाइमेटिक कंडीशन किस तरह की है? यहाँ पे हार्श क्लाइमेट है, मतलब बहुत ज़्यादा, जिसको आप लोग बोल सकते हैं बहुत हार्श क्लाइमेट इस एरिया के अंदर में है। और यहाँ पे जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत ही लो रिसोर्सेज इस एरिया में है। तो अब आप ये देख सकते हैं कि ये जो रीज़न है, ये जो रीज़न है आपका इन 2 तहसील के अंदर में, यहाँ पर जो कम्युनिटी रहती है, जो गद्दी कम्युनिटी रहती है, वो किस तरह की सिचुएशन में अपने आप को मतलब जो ढाल लिया है, क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट भी बहुत हार्श है और वहाँ पे जो रिसोर्सेज है वो भी बहुत लो रिसोर्सेज है। अब इस एरिया के अंदर में जो 2011 में जो सेंसस हुआ था उसके अकॉर्डिंग यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो है 39,113 यहाँ की टोटल पॉपुलेशन है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ की पॉपुलेशन भी कितनी लो पॉपुलेशन है। इसके लो होने के पीछे रीज़न क्या है? एक तो यहाँ का क्लाइमेट और एक यहाँ पे रिसोर्सेज भी नहीं है। तो इस एरिया में बहुत ज़्यादा कोई डेवलपमेंट भी नहीं हुआ है। और ये जो एरिया है ये मोस्ट बैकवर्ड एरिया इन हिमाचल प्रदेश है। कौन से वाला? होली और भारमौर तहसील का जो एरिया है ये पूरे हिमाचल प्रदेश का सबसे बैकवर्ड एरिया है। अब हिस्टोरिकली जो गद्दी लोग जो थे, दे आर एक्सपीरियंस जियोग्राफिकल एंड पॉलिटिकल आइसोलेशन। दे आर एक्सपीरियंस जियोग्राफिकल एंड पॉलिटिकल आइसोलेशन। सो यहाँ की जो इकोनॉमी है वो डिपेंड किसके ऊपर में करती है? एग्रीकल्चर के ऊपर में, गोट एंड शीप रियरिंग के ऊपर में। सो यहाँ की जो एग्रीकल्चर है वो भी बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं है। अब 1970 के जो इरा था, इन 1970 यहाँ पे अब क्या हुआ? डेवलपमेंट जो था वो स्टार्ट हो गया इस एरिया में। इन 1970s के बाद में यहाँ पे जो डेवलपमेंट जो था वो इसका प्रोसेस स्टार्ट हो गया था। कब हुआ? जब इस गद्दी कम्युनिटी को शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटी की कैटेगरी में इसको जब लाया गया, इंक्लूड किया गया, तब से क्या हुआ? इन 1970s में जब गद्दी कम्युनिटी को शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटी में लाया गया, तब से इस एरिया में डेवलपमेंट जो था वो स्टार्ट हो गया था। अब इस एरिया के अंदर में मतलब इस होली और भारमौर डिस्ट्रिक्ट एरिया के अंदर में जो 5th 5-year प्लान के अंडर में 5th जो 5-year प्लान था
क्योंकि हम इसी में ही चैप्टर में हम लोग प्लानिंग और ये देख रहे हैं, तो इसकी एक केस स्टडी दी गई है। सो जो 5th 5 ईयर प्लान था, इसके अंडर में ट्राइबल सब प्लान एक स्टार्ट किया गया, ट्राइबल सब प्लान स्टार्ट किया गया 5th 5 ईयर प्लान के अंदर में। कब? 1974 के अंदर में। तब से इस एरिया के अंदर में जो है वो डेवलपमेंट जो है वो थोड़ा थोड़ा इस एरिया में स्टार्ट हो गया था। अब भारमोर एरिया जो था, या जो भारमोर को जनरली एक इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो चलाया गया था गवर्नमेंट की तरफ से, इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम एक गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था, जिसमें क्या रखा गया था, इसी कैटेगरी, इसी के अंदर में ही गवर्नमेंट ने जो था वो भारमोर को, इस एरिया को इसमें इंक्लूड किया था। भारमोर एरिया जो था उसको ITDP के अंदर में भी गवर्नमेंट ने इंक्लूड किया था। अब इसका मेन एम क्या था, इसको इसमें लाने का या ये डेवलपमेंट स्टार्ट करने का इनका मेनली एम क्या था? इस एरिया के अंदर में जो गद्दी जो कम्युनिटी थी उसका डेवलपमेंट करना, फर्स्ट एम क्या था? इस गद्दी कम्युनिटी का डेवलपमेंट करना, प्लस भारमोर और अदर पार्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश जो थे उनके बीच में डेवलपमेंट को लेके जो एक गैप था, उस गैप को फिल करना। मतलब कि भारमोर एरिया प्लस हिमाचल के जो दूसरे एरिया है, इनके बीच में जो एक डिफरेंस था डेवलपमेंट को लेके, उस डिफरेंस को मिनिमाइज करना, मतलब यहाँ पे डेवलपमेंट को इंक्रीज करना, ये मेन एम था उस एरिया का। इसी के अंडर में ही मेनली प्रायोरिटी किस चीज़ पे दी गई थी? ट्रांसपोर्टेशन पे और कम्युनिकेशन पे, एग्रीकल्चर पे और एलाइड एक्टिविटीज़ पे मेनली इस एरिया में फोकस किया गया था। किस चीज़ पे प्रायोरिटी थी? ट्रांसपोर्टेशन, एग्रीकल्चर, एलाइड सर्विसेज और कम्युनिकेशन, इन पे मेनली फोकस किया गया था। अब ट्राइबल सब प्लान जो स्टार्ट किया गया था, ये जो प्लान इन्होंने स्टार्ट किया था, इसके जो रिमार्केबल जो अचीवमेंट थे या मोस्ट जो कंट्रीब्यूशन इनका किस एरिया में हुआ था, इन्होंने जो डेवलपमेंट किए थे स्कूल के, रोड, इलेक्ट्रिसिटी, हेल्थ केयर और वाटर, इन चीज़ों में जो सब ट्राइबल प्लान जो स्टार्ट किया गया था इन 1974, इसका जो मोस्ट जो आप बोल सकते हैं कि अचीवमेंट क्या था, वो ये था कि इन्होंने उस पर्टिकुलर रीजन के अंदर में इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ज़्यादा डेवलप किया था। किस फॉर्म में? इन स्कूल्स, रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी, हेल्थ केयर, वाटर सप्लाई, कम्युनिकेशन, ये सारे इन्होंने इसमें मेनली डेवलप किए थे। अब सबसे ज़्यादा जो इस पूरे प्लान से जिस एरिया को सबसे ज़्यादा बेनिफिट हुआ वो कौन से थे? होली और खानी एरिया जो थे, होली एरिया और इसी के साथ में एक एरिया और था खानी। इस एरिया के जो विलेज थे, जो रावी रिवर के आसपास के जो एरिया थे, मतलब रावी रिवर के जो सराउंडिंग्स वाले जो एरिया थे, विलेज जो थे, कौन से एरिया के? होली और खानी तहसील के जो रावी रिवर के सराउंडिंग्स वाले जो एरिया थे, उनको सबसे ज़्यादा इस प्लान से बेनिफिट मिला। अब ITDP ने जो इस एरिया में जो प्रोग्राम स्टार्ट किए थे ITDP ने, उन ITDP प्रोग्राम के चलाने से इस एरिया को बेनिफिट क्या हुआ, क्या क्या इस एरिया ने बेनिफिट देखे? सबसे पहला बेनिफिट ये था कि इस एरिया में जो लिटरेसी रेट थी वो इंक्रीज़ हुई, लिटरेसी रेट इंक्रीज़ हुई, ये पहला बेनिफिट हुआ। सेकंड बेनिफिट हुआ कि इस एरिया में जो सेक्स रेशो जो था वो भी इम्प्रूव हुआ, सेक्स रेशो इम्प्रूव हुआ इस एरिया में, लिटरेसी रेट इंक्रीज़ हुई, सेक्स रेशो इंक्रीज़ हुआ, और जो चाइल्ड मैरिज होती थी, चाइल्ड मैरिज जो थी वो डिक्लाइन हुई। चाइल्ड मैरिज इस ITDP का एक अचीवमेंट था कि उन्होंने चाइल्ड मैरिज को जो था वो डिक्लाइन करने में वो लोग सक्सेसफुल रहे थे। फीमेल लिटरेसी जो थी वो भी इम्प्रूव हुई इस प्रोग्राम से। फीमेल और जो मेल और फीमेल के बीच में जो एक जेंडर इनइक्वालिटी थी, वो भी जेंडर जो इनइक्वालिटी थी वो भी इससे डिक्लाइन हुई। सो ये कुछ एक बेनिफिट इस एरिया में हुए जो ITDP ने जो प्रोग्राम चलाए थे
उन प्रोग्राम के चलाने से इन पैरामीटर के बेस के ऊपर में हम कह सकते हैं कि जो भारमोर रीजन जो था, उस भारमोर रीजन को ये बेनिफिट हुए थे। अब जो गद्दी जो लोग थे वो ट्रेडिशनली एग्रीकल्चर और लाइव स्टॉक पे ही वो लोग डिपेंडेंट रहते थे। मतलब उनका जो मेन जो प्रोफेशन आप कह सकते हैं या जिससे वो अर्निंग करते थे, वो दो ही प्रोफेशन थे उनके, या तो एग्रीकल्चर करते थे या वो लोग जो थे वो लाइव स्टॉक को रखते थे, उन्हीं से उनका एग्रीकल्चर जनरली वो लोग अपना अर्निंग करते थे। बट 20th सेंचुरी के जो लास्ट 3 डिकेड थे, 20th सेंचुरी के जो लास्ट 3 डिकेड थे, यहाँ से क्या हुआ कि गद्दी जो लोग थे इन्होंने, या जो वो जो टोटल एरिया था उसने डेवलपमेंट करना स्टार्ट कर दिया। अब क्या हुआ, यहाँ पे एक चेंज क्या हुआ, रिमार्केबल चेंज हुआ कि इन्होंने कैश क्रॉप्स का जो था वो प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया था। कैश क्रॉप्स का प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया था और पल्सेस का जो इन प्रोडक्शन था वो इंक्रीज हो गया था। लेकिन आज भी वो लोग एग्रीकल्चर के लिए ट्रेडिशनल जो टेक्नोलॉजी थी वो उसी का ही यूज़ कर रहे थे। टेक्नोलॉजी उन लोगों ने चेंज नहीं की थी। इम्प्रूवमेंट हुआ उस एरिया में, हेल्थ केयर में इम्प्रूवमेंट हुआ, लिटरेसी में इम्प्रूवमेंट हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन स्टिल भी वो लोग जो थे वो इतना होने के बावजूद भी उस एरिया के जो लोग थे वो माइग्रेंट होते रहते हैं इन विंटर सीजन। स्पेशली इन विंटर सीजन वो कांगड़ा रीजन हिमाचल प्रदेश का है या उसी के सराउंडिंग के जो और एरिया है, वो लोग उस एरिया में मूव कर जाते हैं इनकम सोर्स के लिए, क्योंकि अपर रीजन में क्लाइमेट बहुत हार्श हो जाता है। अब हर किसी पर्सन ने इतना अर्निंग नहीं करके रखा होता कि हम उस टाइम में हम घर में ही बैठ के अपना जो है वो काम चला लें। सो वो क्या करते हैं, उस टाइम में जब विंटर सीजन आता है तब ये जो गद्दी कम्युनिटी के जो लोग हैं उनमें से काफ़ी लोग जो हैं वो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में वो लोग मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। इस वीडियो में इतना ही पार्ट, नेक्स्ट वीडियो में अपने इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।